हेलो एवरीवन, दिस इज मी पंकज कोहली और स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल एडीनेक्स बाय पंकज कोहली पे। आज जो वीडियो है काफ़ी दिन बाद आ रही है। मेरे को ये था कि एक बार आपका अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम हो जाए, फिर कुछ बच्चों का मैथ्स का एग्ज़ाम था तो फोकस सारा उसमें था। मुझे था थोड़े दिन का रेस्ट दें, उसके बाद में धुआंधार प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो अब टारगेट रहेगा, अकाउंटेंसी हमने किया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था ऐसा नहीं बोलेंगे, बट मॉडरेट था। बहुत बच्चे करके आए। ज़्यादातर प्रॉब्लम बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की रहती है। वो वीडियो हमने लास्ट टाइम डाल दी थी तो काफ़ी बेनिफिट उससे बच्चों को मिले हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है 18 मार्च को सीबीएसई वाले बच्चों का। और अदर बोर्ड जो है आईसीएस वगैरह, उनका एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो वीडियो ऐसा नहीं है किसी एक स्पेसिफिक बोर्ड को देख के बनाया गया हो, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इकोनॉमिक्स की आपके एग्ज़ाम तक रेगुलर वीडियो चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। और हम लोग वीडियोस स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से, और पीछे आपको टॉपिक दिख गया होगा, थंबनेल पे भी आपको दिख गया होगा। हम लोग करने वाले हैं बजट, और बजट का कंप्लीट चैप्टर आज आपको करवाऊंगा। एग्ज़ाम के बहुत करीब हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम चीज़ों पे टाइम ज़ाया करें। इंपॉर्टेंट चीज़ें कराएंगे, कोशिश करूंगा एक भी चीज़ आपके इस चैप्टर से छूटे ना, और जल्दी से जल्दी जितना ये चैप्टर कंप्लीट हो आज की सिंगल वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे। एग्जाम की अगर मैं बात करूं, एग्जाम में इस चैप्टर से आता ही आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर का एग्जाम है, 40 मैक्रो 40 इंडियन इकोनॉमी, दोनों बटे हुए हैं। अगर देखें 40 नंबर मैक्रो के, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चैप्टर बजट। स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो बिना किसी देरी के। बस आपने क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। वीडियो के बीच में आपको एक सरप्राइज अपडेट दूंगा, ये उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं और अटेंशन के साथ वीडियोस देखते हैं। उनके लिए एक सरप्राइज है, लास्ट तक बस आप वीडियो देखनी है। आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के जाऊंगा वीडियो के एंड या वीडियो के बीच में, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर हमारे होने वाला है बेटा, हम लोग करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। क्लास 12 इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम लोग सारे डाउट सॉल्व आपके करते रहते हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट सेशन लेना है, नोट्स नहीं है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप या तो हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर query.edunex@gmail.com, या फिर आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। तो वीडियो की जो हम लोग बात करें, टॉपिक हमारा गवर्नमेंट बजट है। अब क्योंकि चैप्टर का नाम ही है गवर्नमेंट बजट, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है वो यही आता है कि सर गवर्नमेंट बजट होता क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, ये जो शब्द है बजट, इसके बारे में डीप में नहीं जाएंगे। ये जो शब्द है बजट, ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, ये आपने पहले भी सुना हुआ है। हर बच्चे के घर में, हर बच्चे की क्लास में, हर बच्चे की पार्टी में ऐसे शब्द यूज होते हैं। हमारा इतना बजट है तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो बजट होता है ये हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? फ्यूचर के लिए होता है। जो चीजें होने वाली होती हैं उनके लिए हम लोग बजट बनाते हैं। आप देखिए ना, किसी भी पार्टी की आप प्लानिंग करते हैं, स्कूल में कोई फंक्शन है, घर में कोई पार्टी है, या किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, उसका बजट मेंटेन करते हैं, तो उस टेन्योर से, उस पॉइंट ऑफ टाइम से आप पहले उस चीज को डिसाइड करते हैं कि हम कितना पैसा कहाँ खर्च करने वाले हैं, ना कि वो इवेंट हो जाने के बाद आप डिसाइड करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, बजट हमेशा किसके लिए बनता है बेटा? फ्यूचर के लिए बनता है, यानी ऐसा टाइम जो आने वाला है। और क्योंकि हम लोग बजट की बात कर रहे हैं, तो बजट हमेशा दो ही चीजों से रिलेटेड होता है। सर किस किस चीज से रिलेटेड होता है? एक हमारे पास में होती है इसके अंदर रिसीट। रिसीट का मतलब बेटा क्या होता है? इनकम, जो पैसा हमें मिलेगा। रिसीट का मतलब क्या होता है बेटा? इनकम। एक होता है रिसीट और एक होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आउटकम, जिसको हम लोग एक्सपेंस भी बोलते हैं। कई बच्चे एक्सपेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बजट में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है और दो ही चीजें आती हैं। चाहे आप इंडिविजुअल बजट अपने लिए बना रहे हो, चाहे आप फैमिली बजट अपने परिवार के लिए बना रहे हो, या फिर आप स्टेट बजट, या फिर आप गवर्नमेंट बजट या यूनियन बजट की बात कर रहे हो, किसी भी बजट की आप बात करें, बजट में हमेशा दो ही चीजों को कंसीडर किया जाता है। एक इनकम, जिसको हम रिसीट बोलते हैं, और एक एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। अब क्योंकि ये बजट जो है बेटा गवर्नमेंट बजट है, कौन सा बजट है? गवर्नमेंट बजट। तो इसके अंदर जो रिसीट और जो एक्सपेंडिचर होंगी, ये क्या होंगी बेटा? ये गवर्नमेंट रिसीट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगी। लिखा भी हुआ है गवर्नमेंट बजट, तो जो रिसीट और एक्सपेंडिचर होगी ये भी गवर्नमेंट होगी।
गवर्नमेंट की होगी। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया बजट जो है वो बेटा फ्यूचर के लिए बनता है, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट की कितनी रिसीट्स यानी इनकम होने वाली है और फ्यूचर में गवर्नमेंट की कितनी एक्सपेंडिचर होने वाली है, इस चीज की स्टेटमेंट या लेखा जोखा ही क्या कहलाएगा बेटा, गवर्नमेंट बजट कहलाएगा। गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन के अंदर दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आती है तो डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। क्या, एक तो सर हमारे पास में रिसीट और एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और क्योंकि ये हम लोग बना रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो जो हमारी रिसीट और एक्सपेंडिचर्स होंगे ये क्या होंगे बेटा, एस्टिमेटेड होंगे। देखो मेरे दोनों के आगे एस्टिमेटेड लिखा हुआ है। एस्टिमेटेड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए बनने वाले हैं। मैंने क्या बोला, एक्सपेंडिचर आएगा और रिसीट आएगी और दोनों ही एस्टिमेटेड होंगे, क्योंकि जो चीज हुई ही नहीं उसको एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी इनकम हमारी हो सकती है और इतना एक्सपेंडिचर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं या करेंगे, बट क्या एग्जैक्ट वैसा होगा तो जरूरी नहीं है। इसीलिए हम रिसीट और एक्सपेंडिचर के आगे क्या लगाते हैं बेटा, एस्टिमेटेड लगाते हैं दोनों के आगे। एक्सपेंडिचर रिसीट और एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्योंकि ये बन रहा है किसके लिए, फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर में बेटा कब के लिए, जो भी बजट बनता है ये हमेशा एक साल के लिए बनाया जाता है, यानी हर साल का एक अलग बजट होता है। और बजट बेटा कब से कब तक एप्लीकेबल यानी लागू होता है किसी भी देश में, तो फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। और अकाउंटेंसी यानी कॉमर्स वाले बच्चों को पता है फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, बाकी जिसको नहीं पता हम बता देते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो साल होता है या जो स्लॉट होता है बेटा, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इसी को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। और कोई भी जो बजट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए लागू होता है, ना कि जनवरी से। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो हमने बता दिया। अब ये जो साल है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ये कौन सा है, क्या करंट, नहीं सर जी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, क्योंकि बजट जो है वो फ्यूचर के लिए बनता है। तो यहाँ पे हमने मेंशन भी कर रखा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या है सर, गवर्नमेंट बजट बस एक स्टेटमेंट है जो दो चीजों को शो करती है, एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोला मैंने, एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कई बार आता है 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नमेंट बजट कौन से साल से रिलेटेड होता है, पास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो गवर्नमेंट बजट होगा वो अपकमिंग ईयर के लिए होता है, जो साल आने वाला है उसके लिए बनाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल से लागू होने वाला है बजट, तो 1 अप्रैल से पहले ही बजट को बना के पेश करके उसको कानून बना दिया जाता है, तभी वो 1 अप्रैल से लागू हो पाता है। ये तो रही बेटा डेफिनेशन, बहुत इजी है। मैंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट है जो दो चीजें शो करती है बस, गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो रिलेटेड है बेटा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, बस इतनी ही डेफिनेशन इसकी है। जब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि सर गवर्नमेंट बजट होता क्या है, बजट किसी का भी हो सकता है, इंडिविजुअल का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, गवर्नमेंट का हो सकता है। अगर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रिसीट्स आएंगी, इंडिविजुअल का है तो उस इंडिविजुअल की एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स आएंगी, फैमिली का है तो फैमिली एक्सपेंडिचर और रिसीट्स आएगी। तो यहाँ गवर्नमेंट बजट की बात हो रही है, इसीलिए एस्टिमेटेड रिसीट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। जैसे ही हमारी ये चीज क्लियर हो जाती है कि सर गवर्नमेंट बजट तो हमें समझ में आ गया, बट ये बनाया क्यों जाता है, ये बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। और ये मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, कहीं पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो नहीं भी डालना चाहे ना एग्जामिनर, इस टॉपिक से बता रहा हूं आपको, ऑब्जेक्टिव से 1 नंबर का एमसीक्यू तो देगा ही देगा। मैं इस चीज की गारंटी नहीं दे रहा कितने का आएगा। मैंने क्या बोला कि अगर उसकी इच्छा नहीं भी होगी ना एग्जाम में क्वेश्चन पुट करने की, तो भी ये क्वेश्चन वो डालेगा। और आपका एग्जाम आने वाला है, उसमें आप देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है। तो जब हमको ये पता लग गया कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, अब हमारे को बारी आती है कि सर ये बजट बनाया क्यों जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई तो रीजन होगा ना बजट बनाने के। तो बेटा मैंने यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, आपसे एग्जाम में मैक्सिमम 4 पूछ सकता है। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम 4 पूछ सकता है। और अगर मैक्सिमम 4 उसने पूछ लिए आपसे, तो ये पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। कितने नंबर का बनेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, अगर उसने 4 ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछ लिए। तो इसीलिए वो या तो आपसे 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा या 3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। अगर वो 4 पूछता है तो आपकी किस्मत खुल गई, समझ लो।
6 नंबर में बनेगा। और इसका ब्रेकअप कैसे होता है बेटा, जैसे हमने यहाँ पे हेडलाइंस लिखी हुई है, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के। तो सबसे पहला क्या होता है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन का मतलब बेटा क्या होता है, अलॉट मतलब होता है बांटना। क्या होता है, बांटना। तो कई बार क्या होता है, जब पूरे साल इकोनॉमी काम करती है, हर कोई इंसान, हर कोई फैमिली अपने अपने लिए काम कर रहा है, कुछ रिसोर्सेज वो लूज कर रहे हैं और कुछ रिसोर्सेज को वो गेन कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं कई जगह पे ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं और कई सेक्टर में कम रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के माध्यम से वो इन रिसोर्सेज को दोबारा से बांटना स्टार्ट करती है, रीएलोकेट करना चालू करती है। इसको हिंदी में बेटा बंटवारा भी बोल सकते हैं। दोबारा से रिसोर्सेज का बंटवारा चालू करती है ताकि हर सेक्टर को ग्रोथ मिल सके। इसके बाद में अगर दूसरे ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट बजट का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, तो हो सकता है बेटा इक्वालिटी, यानी इनकम और वेल्थ सेक्टर के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। सबकी इनकम लगभग सरकार चाहती है कि बराबर हो। अगर सबके पास में इनकम बराबर होगी तो सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बराबर होगा और सारे साथ में ग्रोथ कर पाएंगे, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा। बट ऐसा बिल्कुल करना पॉसिबल नहीं है। बट गवर्नमेंट उस सिचुएशन के नजदीक पहुंचना चाहती है। वो क्या चाहती है कि जो इनइक्वालिटी समाज के अंदर, इकोनॉमी के अंदर है, उसको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। इसीलिए बजट का भी यूज किया जा सकता है। ये बजट सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपनी इनकम होने वाली और खर्चे होने वाले जो हैं उनको दिखा दिया और उसकी स्टेटमेंट बना के पेश कर दी। ये बेटा एक फाइनेंशियल टूल है, ये एक औजार है, ये एक हथियार है गवर्नमेंट जिसको यूज करती है। किसके खिलाफ, समाज की बुराइयों के खिलाफ। वो इनइक्वालिटी हो सकती है, वो अनस्टेबिलिटी हो सकती है, जो ऐसे फैक्टर से ग्रोथ को रोक रहे हैं, उनके खिलाफ इस हथियार को यूज किया जा सकता है बड़ी शार्पली। और गवर्नमेंट वो करती है। तो एक तो रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया जाता है गवर्नमेंट के बजट के द्वारा, और दूसरा जितनी भी इनइक्वालिटी इकोनॉमी के अंदर है उसको रिड्यूस किया जाता है, या फिर बोलो कि इनकम एंड वेल्थ में इक्वालिटी लाने की कोशिश की जा सकती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। कई बार आपने देखा होगा बेटा, ऐसा होता है कि कुछ सेक्टर के पास कम रिसोर्सेज या कम इनकम या कम वेल्थ होने के कारण उस सेक्टर का प्रोडक्शन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर आप देखोगे तो कई मार्केट्स के अंदर कुछ चीजों की एकदम से कीमतें बढ़ती हैं और कई बार एकदम से कीमतें कम हो जाती हैं। इसको बेटा क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अनस्टेबिलिटी। क्या बोला जाएगा इसको, अनस्टेबिलिटी। और ये जो है हाउस होल्ड्स के लिए, परिवारों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। और ऐसी ही सिचुएशन में कालाबाजारी जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहती है, यानी प्राइस जो है, जनरल प्राइस जो है चीजों के, वो लगभग बराबर हो जाए, एकदम से इन्फ्लेशन ना आए या एकदम से डिफ्लेशन ना आ जाए। प्राइस जो है वो लगभग बराबर रहने चाहिए, इसलिए भी गवर्नमेंट बजट का यूज किया जाता है। साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ और पब्लिक वेलफेयर में भी गवर्नमेंट बजट बहुत ज्यादा भूमिका अदा करता है। अगर ये पॉइंट्स 5 आपको याद है, मैं लिख के दे सकता हूं, आपके नंबर यहां से नहीं कटने वाले। इनका ब्रेकअप कैसे होता है मैं आपको बताऊं। अगर एग्जाम में लेट से 6 नंबर का ये क्वेश्चन आया और इसमें से कोई भी 4 आपसे पूछ लिए, जो भी याद है वही 4 लिखोगे, तो इनका ब्रेकअप कैसा होता है बेटा, जो भी आप हेडिंग बनाओगे इसको अंडरलाइन करोगे, आधे नंबर इसके होते हैं और 1 नंबर इसके एक्सप्लेनेशन के होते हैं। तो 1.5 नंबर का 1 पॉइंट बनता है और ऐसे 4 पॉइंट मिला के हमारे 6 नंबर कंप्लीट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 आ सकते हैं, वरना चांसेस 2 या 3 के हैं। बट ये गारंटी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग आगे बढ़े, सर ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए, हमें डेफिनेशन समझ में आ गए, अब बजट के अंदर होता क्या है अगर जिसकी बात करें, तो अभी अभी हमने आपको बताया कि बेटा बजट के अंदर बस 2 ही चीजें हैं। किसी का भी बजट बन रहा हो, इंडिविजुअल का बन रहा है, हाउस होल्ड्स का बन रहा है, स्टेट का बन रहा है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का बन रहा है, किसी कोई भी बजट बन रहा है, 2 ही चीजें आती हैं। कौन कौन सी, एक तो रिसीट्स आएंगी और बेटा एक आएगा एक्सपेंडिचर, एक आएगी इनकम और एक आएगा खर्चा। अगर हम लोग बात करें रिसीट्स की, यानी बेटा इनकम की, तो बजट के अंदर कौन कौन सी इनकम गवर्नमेंट की होती है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो ऊपर ही हेडिंग अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, बजट रिसीट। यानी गवर्नमेंट बजट के अंदर कौन कौन सी इनकम, कौन से ऐसे सोर्स है जिससे गवर्नमेंट को इनकम होने वाली है। तो मेनली गवर्नमेंट की जो इनकम होती है उनको 2 पार्ट में बच्चे डिवाइड किया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स और एक को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। अब ये कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, अब हम लोग बार बार यूज क्या कर रहे हैं, रिसीट यूज कर रहे हैं।
बच्चों के लिए थोड़ा फेमिलियर नहीं होता। बेटा ये इनकम है। क्या है ये? इनकम है। अगर आपको रिसीट याद नहीं होता ना तो इनकम भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं इनकम की यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो बेटा जो भी गवर्नमेंट की इनकम है वो दो तरीके की होती है। एक कौन कौन सी? कैपिटल रिसीट या कैपिटल इनकम, दूसरी रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीट्स होती है। अब ये क्या होता है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपको कुछ पैसा चाहिए, आपको रिसीव करना है, कुछ रिसीट इनकम चाहिए आपको। तो इनकम कैसे जनरेट हो सकती है? अगर अभी मुझे कुछ पैसा चाहिए हो, लेट से अभी मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है और मुझे रिसीट करनी है यानी इनकम करनी है, तो मुझे कैसा मिल सकता है, कैसे पैसा मिल सकता है? तो यहां पर कई बार आपने सुना होगा ना, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे अभी पैसे चाहिए तो उस पैसे के लिए मुझे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कैसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? सर या तो मैं क्या करूं, अपने असेट किसी को बेच दूं। अगर मुझे अभी इंस्टेंट पैसा चाहिए, लेट्स से मुझे अभी इंस्टेंट पैसा चाहिए, तो मैं कैसे ला सकता हूं? या तो मेरे पास जो सामान है, मान लीजिए कोई भी है, ये शर्ट है, घड़ी है, मोबाइल फोन, कोई भी ऐसी चीज है, या तो मैं उसको सोल्ड आउट कर दूं, बेच दूं, तो मुझे पैसा मिल सकता है। या फिर मैं किसी से लोन ले लूं तो भी मुझे पैसा मिल सकता है। यानी पैसा लेने के दो रास्ते हैं। कौन कौन से? या तो मेरे पास जो सामान है मैं उसको बेच दूं, या फिर मैं किसी से लोन ले लूं। अब अगर मैं अपना सामान बेचता हूं, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं अपना सामान बेचता हूं तो मेरे जो असेट्स हैं, सामान मतलब असेट्स हो गया, तो मेरे असेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। बेटा क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। बट अगर मैंने किसी से लोन लिया है तो मेरे असेट कम नहीं होंगे, बट मेरा कर्जा बढ़ जाएगा। कर्जे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? लायबिलिटी बोलते हैं। कॉमर्स वालों को पता है, आर्ट्स वालों ने भी कई बार सुना होगा इसको, और साइंस वालों ने भी सुना होगा। कई बच्चे जो है इकोनॉमिक्स को एडिशनल सब्जेक्ट भी लेते हैं साइंस वाले। तो कहने का मतलब है जो कर्जा होता है उसको लायबिलिटी बोलते हैं। तो अगर आपको पैसा मिल रहा है तो दो ही कारण हो सकते हैं उसके, या तो आपने अपना कोई असेट यानी संपत्ति बेची है जिससे असेट कम हुए होंगे, या फिर आपने कहीं से कर्जा लिया है, लोन लिया है, जिससे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, कर्जा बढ़ जाएगा। बेटा बहुत सिंपल है। तो पैसे लेने के दो तरीके हैं। किसी को अपना सामान दे दो, असेट कम हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, या फिर किसी से उधार ले लो, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, पैसा मिल जाएगा। तो अगर मुझे पैसा मिलेगा, अगर मुझे रिसीट हो रही है, तो या तो मेरे को क्या होना चाहिए, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी मेरी, या तो लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर मेरे असेट क्या हो जाएंगे बेटा, डिक्रीज हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईदर और लिखा हुआ है। यहाँ पे ना बच्चे ईदर और का केस है, ध्यान से देखोगे। ईदर और मतलब या तो ये, या तो ये, या फिर ये, ईदर और का केस है। कहने का मतलब है अगर गवर्नमेंट को रिसीट होती है, कुछ भी पैसा मिलता है, तो या तो सरकार ने असेट बेचे होंगे जिससे असेट बेटा रिड्यूस हो जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया होगा जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। अब बच्चे इसको डिफाइन करने में ना सांसें फूल जाती है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत तो इजी है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज मेन बाय कैपिटल रिसीट्स, तो कैपिटल रिसीट are those receipts of the government which either increase its liabilities or reduce its assets। हो गया ना सिंपल। ये वो सारी रिसीट्स हैं गवर्नमेंट की जिससे या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी या गवर्नमेंट के असेट बेटा कम हो जाएंगे, या मैंने बोला या दोनों में से कोई एक चीज होगी। ध्यान रखना, अगर मेरे को पैसा मिला है तो या तो मैंने असेट बेचे हैं या फिर लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई है। ये दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, और इन्हीं रिसीट्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट्स। यानी किसी भी रिसीट को आपने पहचानना है कि वो कैपिटल रिसीट है या नहीं, तो बस आपने क्या देखना है, या तो गवर्नमेंट के असेट घट रहे होने चाहिए या गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज भी अगर होती है तो ऐसी रिसीट्स को क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। दोबारा से सुनो, मैंने क्या बोला, कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर इंक्रीज इट्स लायबिलिटी और रिड्यूस इट्स असेट्स। बहुत सिंपल है सर जी। सर इसके एग्जांपल जैसे समझ नहीं आया, देखो मैं समझाता हूँ। बोरोइंग, ब्रैकेट में क्या लिखा है, लोन टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी से लोन ले लिया। अब जब गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया तो पैसा तो मिल गया, रिसीट हो गई भैया। क्या सरकार के असेट कम हो गए? नहीं हुए, क्योंकि उसने कोई असेट बेचे नहीं है, बट क्योंकि लोन लिया है तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहले वाली चीज हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी। तो ये क्या है बेटा, एक कैपिटल रिसीट है। अगला क्या लिखा है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब बच्चे क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेल ऑफ फिक्स असेट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है,
सेल ऑफ फिक्स असेट। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स असेट को बाय करना, परचेज करना। जब मैं मशीन खरीद के लाऊंगा, मैं फर्नीचर खरीद के लाऊंगा, मैं लैंड बिल्डिंग खरीद के लाऊंगा, मैं कंप्यूटर का, तो ये क्या इन्वेस्टमेंट है बच्चे मेरी, है ना। और जब इन्हीं चीजों को मैं बेच दूंगा तो इन्वेस्टमेंट की जगह उसको क्या बोलूंगा, डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। अब जब मैं डिसइन्वेस्टमेंट करूंगा यानी अपने फिक्स एसेट को बेचूंगा, यहाँ गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो इससे क्या होगा, मुझे पैसा तो मिलेगा, गवर्नमेंट को पैसा तो मिलेगा, बट क्योंकि आपने सेल किया है फिक्स एसेट को, तो इससे असेट आपके क्या हो जाएंगे बच्चे, कम हो जाएंगे। और अगर असेट कम हो गए तो कैपिटल रिसीट है, बहुत सिंपल। अगला अगर हम लोग देखें क्या है, रिकवरी ऑफ लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया था बच्चे, गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ था किसी को, अब उसकी रिकवरी कर ली, यानी वो लोन गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। अब कॉमर्स वाले बहुत इजी समझेंगे, आर्ट्स वाले भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमने किसी को कर्जा दिया हुआ है, लेट से मैं हूं, मैंने किसी पर्सन एक्स को लोन दिया हुआ है, तो वो पर्सन एक्स जो है वो मेरा असेट कहलाएगा, जिसको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बच्चे डेटर बोलते हैं, तो वो मेरा असेट होगा। बट जैसे ही उसको दिया हुआ लोन मैं उससे रिकवर करूंगा यानी वापस ले लूंगा, तो मुझे पैसा तो मिल गया, रिसीट तो हो गई, बट उसकी वजह से जो एक्स पर्सन था वो अब मेरा असेट नहीं रहेगा, वो अब मेरा डेटर नहीं रहेगा, जिस वजह से असेट क्या हो जाएंगे बच्चे, कम हो जाएंगे। और अगर लायबिलिटी बढ़ती है या असेट कम होते हैं तो इन रिसीट्स को क्या बोलेंगे बच्चे, कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे। बहुत सिंपल है। अगर आपको पैसा चाहिए तो या तो अपने असेट कम करवा लो या अपने ऊपर कर्जा चढ़वा लो, तो आपको पैसा मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें किसका, रेवेन्यू रिसीट्स, तो बच्चे आम भाषा में अगर जनरली मैं बात करूं ना आपसे, आपकी ही लैंग्वेज में, तो ये जो रेवेन्यू रिसीट्स है ना बेटा, ये गवर्नमेंट के लिए फ्री का माल है। क्या है, बिल्कुल फ्री का माल है। मैंने क्या बोला, अगर आपको पैसा लेना है, पैसा रिसीव करना है, तो या तो अपने असेट गंवाने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, या फिर कर्जा चढ़ाना पड़ेगा अपने ऊपर, यानी लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। बट क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीट है और फ्री का माल है, तो इससे ना तो मुझे असेट अपने कम करने की जरूरत है और ना ही अपने ऊपर कर्जा चढ़ाने की जरूरत है। यानी ऐसी कोई भी रिसीट जिससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज होगी और ना ही असेट कम होंगे। यहाँ पे क्या था, आपको अगर पैसा लेना है ना, तो या तो आपके असेट कम हो जाएंगे या फिर लायबिलिटी बढ़ जाएगी। वहीं बात अगर करें रेवेन्यू रिसीट की, क्योंकि फ्री का माल है, तो ना तो हमारे पास से असेट जाएंगे और ना ही हमारे पास कर्जा बढ़ेगा। ऐसी सभी रिसीट्स को क्या बोलते हैं बेटा, रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। क्या बोला, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच नीदर इंक्रीज इट्स लायबिलिटी नॉर रिड्यूस इट्स असेट्स। ना तो इनकी लायबिलिटी बढ़ाएंगे गवर्नमेंट की ये रिसीट्स, और ना ही गवर्नमेंट के असेट कम करेंगी ये रिसीट्स। सर ऐसी कौन सी रिसीट्स हो गई जिससे ना तो पैसा जा रहा है और कर्जा भी नहीं हो रहा हमारे ऊपर, तो फ्री का माल है। जैसे हमें रोड पे पा गया, तो सर गवर्नमेंट को थोड़ी पता होगा। तो गवर्नमेंट के क्या सोर्सेस है, नॉन रेवेन्यू रिसीट्स की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट के क्या सोर्सेस है, तो बेटा गवर्नमेंट के दो सोर्सेस होते हैं रेवेन्यू रिसीट्स के केस में। एक को हम लोग बोलते हैं बच्चे टैक्स रिसीट्स और एक को हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स। कहने का मतलब है जो टैक्स रिसीट्स होती हैं, जो भी हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, चाहे वो इनकम टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, कोई भी कैसा भी टैक्स हो, जीएसटी हो, है ना, कैसा भी टैक्स अगर हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, गवर्नमेंट की रिसीट बन गई, बट गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपने आपसे लोन थोड़ी लिया है। आपने अगर गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया तो वो तो वन साइडेड पेमेंट है, आपने दिया और भूल गए। अब गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा थोड़ी हो गया, तो ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हुई और ना ही गवर्नमेंट के असेट कम हुए। तो ऐसी कंडीशन में जितनी भी टैक्स रिसीट्स होती हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट होती हैं। बट कुछ ऐसी भी रिसीट्स होती हैं जो रेवेन्यू रिसीट्स तो हैं बट वो टैक्स नहीं है। वो क्या है बच्चे, अदर देन टैक्स है। क्या है, एक सेकेंड, वो क्या है बेटा, अदर देन टैक्स। ऐसी कोई भी रेवेन्यू रिसीट जो टैक्स के अलावा मिल रही है गवर्नमेंट को, उनको नॉन टैक्स रिसीट्स बोलते हैं मेरे बच्चे। क्या बोलेंगे उनको, नॉन टैक्स रिसीट्स बोलेंगे। ऐसी कोई भी रिसीट्स जो टैक्स के अलावा है और रेवेन्यू नेचर की है, तो उसको नॉन टैक्स रिसीट बोलेंगे। अब इतनी बात आपको समझ में आई है कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, जिससे ना तो गवर्नमेंट के असेट कम होंगे ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी। अब ये जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है, इनके दो सोर्सेज हैं, दो तरीके से पैसा मिलता है गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू रिसीट्स कहलाता है। एक तो टैक्स से मिलेगा, मैंने आपको बता दिया, जो भी आप टैक्स गवर्नमेंट को दोगे वो वन साइडेड पेमेंट होगी
और गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी बढ़ेगी उससे, ना ही असेट कम होंगे। अब बेटा ये जो टैक्स होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं बच्चे। ये जो टैक्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं बेटा। कौन कौन से? एक तो होगा डायरेक्ट टैक्स और एक होगा इनडायरेक्ट टैक्स। कौन कौन से होंगे? एक होगा डायरेक्ट टैक्स और एक होगा इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं सर? अगर मेरी लायबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की गवर्नमेंट को, और मैं ही गवर्नमेंट को पैसा दे दूं, यानी मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और मैंने वो गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो उसको बोलेंगे बच्चे डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। मेरे ऊपर टैक्स लगाया गया था और मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा? गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया बट उस टैक्स की पेमेंट मैं नहीं करूंगा, कोई और पे करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। सर ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। टैक्स किसी पे लगाया और पेमेंट कोई और करेगा। मैं समझाता हूँ। लेट्स से आप एक चिप्स का पैकेट खरीदने मार्केट में जाते हो और दुकानदार से एक चिप्स का पैकेट खरीद लेते हो। अब जब आप उस पैकेट को उल्टा करोगे तो उसका एमआरपी लिखा होता है, वो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए कुछ भी हो सकता है। और जो भी एमआरपी होगा ना, उस एमआरपी के नीचे छोटा सा लिखा होगा, ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्या लिखा होता है बच्चे? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। यानी ये जो एमआरपी है ना, उस चिप्स का प्राइस है, उसमें सारे टैक्सेस इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो चिप्स का पैकेट है जिस पर टैक्स इंक्लूड किया गया है, वो टैक्स लगाया किस पर गया था? गवर्नमेंट ने वो लगाया था प्रोडक्शन कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी ने उस चिप्स के पैकेट को प्रोड्यूस किया है। बट एक्चुअल में वो टैक्स पे कौन कर रहा है? जो उस चिप्स को खाएगा। तो ऐसे सभी टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्सेस बोला जाता है, जो लगाए किसी और पर जाते हैं बट पे कोई और करता है। और ये टैक्सेस क्या होते हैं बच्चे? इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस समझ में आ गया, जिस पर लगाया गया टैक्स वही पे करेगा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाया किसी और पर गया, पे कोई और करेगा। अब इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं सर? डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो सकते हैं? तो देखो आ जाओ, मैं समझा देता हूँ। एग्जाम में बहुत बार आता है डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं समझाता हूँ ना, ट्रिक बताता हूँ। कभी भी एग्जाम में आए डायरेक्ट टैक्स, तो इसको याद करने की एक ट्रिक हमारे पास में है। आपने हमेशा कभी भी डायरेक्ट टैक्स आए, क्या लिखना है आपने? wipro.co.in। ये एक ट्रिक है इसको याद करने की, क्योंकि आजकल बच्चे सोशली बहुत ज्यादा इंगेज रहते हैं, तो उनको वेबसाइट्स बहुत जल्दी से याद हो जाती है, बट एक्चुअल में कोई स्टेटमेंट बोलेंगे तो वो याद नहीं होगी। तो इसलिए एक याद करने का एक तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, wipro.co.in। ये डायरेक्ट टैक्सेस याद करने का एक तरीका है बच्चे। क्या है इसके अंदर, मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये जो शुरू का आपको वी दिख रहा है बच्चे, ये है वेल्थ टैक्स। क्या है बच्चे? वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स का मतलब होता है जिसके पास में बहुत ज्यादा पैसा होता है एक लिमिट के बाद में, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। आगे क्या दिख रहा है मेरे बच्चे? प्रो का मतलब हो गया प्रॉपर्टी टैक्स, यानी प्रॉपर्टी पर लगाए जाने वाला टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, और वो भी डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। सीओ से बच्चे हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। क्या हो गया? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स हमेशा किस पर लगाया जाएगा? कंपनीज पर लगाया जाता है। जो भी कंपनीज प्रॉफिट अर्न करती है उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, और वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब बच्चे हो गया इनकम टैक्स। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आम जनता भी इसको बच्चे जानते हैं। इनकम टैक्स, अगर किसी की इनकम होती है इंडिविजुअल की, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा बच्चे, वो इनकम टैक्स होता है। और ये जो 4 टैक्स मैंने आपको बताए हैं, ये चारों के चारों डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर कभी भी डायरेक्ट टैक्स से याद आए तो आपने एक वेबसाइट याद रखनी है। कौन सी? wipro.co.in। सर्च नहीं करना है, याद करने की ट्रिक है। इसका मतलब वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स। सही है सर, बहुत समझ में आ गया अच्छे से। अब अगर सर आपसे पूछा जाए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो आपने क्या बोलना है एग्जामिनर को? एक्सक्यूज मी। क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी। अब एक्सक्यूज मी का मतलब क्या हो गया सर? आ जाओ मैं समझा देता हूं। इसका मतलब हो गया बच्चे एक्साइज टैक्स। क्या हो गया? एक्साइज टैक्स हिंदी में बोलते हैं उत्पादन शुल्क। अगर प्रोडक्शन होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जिसको एक्साइज टैक्स बोलते हैं। सीयू का मतलब हो गया बच्चे कस्टम टैक्स। कस्टम मतलब होता है जब आप इंपोर्ट करते हो, कहीं बाहर से सामान इंडिया में मंगवाओगे, अपनी कंट्री में मंगवाओगे, तो उसके ऊपर एक गवर्नमेंट टैक्स लगाती है जिसको कस्टम ड्यूटी या कस्टम टैक्स बोलते हैं।
SE का मतलब बच्चे क्या हो गया, सर्विस टैक्स। क्या हो गया, सर्विस टैक्स। आप कहीं से भी सर्विस लेते हो, किसी टीचर के पास जाते, किसी ट्यूशन में टीचर के पास जाते हो पढ़ने के लिए, वो आपको आपकी सर्विसेज दे रहा है। वकील के पास जाओगे, वो आपको सर्विसेज दे रहा है। डॉक्टर के पास जाओगे, वो सर्विसेज। इनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो क्या होता है मेरे बच्चे, वो सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है, सर्विस टैक्स। M का मतलब होता है मेरे बच्चे मार्केट टैक्स। M का मतलब क्या होता है, मार्केट टैक्स। कुछ टाइम पहले तक इसको वैट बोला जाता था मेरे बच्चे। 2017 से पहले इसको क्या बोलते थे, वैट बोलते थे। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी प्रोडक्शन करने के बाद में जो भी आप उसकी वैल्यू ऐड करोगे उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, जिसको मार्केट टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे। और ई का मतलब मेरे बच्चे होता है एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है, जो भी आप मूवीज देखने जाते हो, गेमिंग पार्लर में गेम खेलने जाते हो, इनकी टिकट्स पे जितने भी टैक्स लगते हैं वो एंटरटेनमेंट टैक्स के कैटेगरी में आते हैं। और ये सारे के सारे बच्चे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स हैं। और मजे की बात यह है कि 2017 के बाद में गवर्नमेंट ने इतने सारे टैक्सेस को मिला करके एक टैक्स बना दिया, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, GST के नाम से जानते हैं बच्चे। किसके नाम से, GST के नाम से। तो मैंने आपको एक तरीका बताया, एक ट्रिक बताई याद करने की कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैसे याद किया जा सकता है। एक्सक्यूज मी, एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स यानी वैट, और एंटरटेनमेंट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स आ जाए तो क्या बोलेंगे, wipro.co.in, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स। बहुत सही है, समझ में आ गया सर जी। ये सारे वो पैसा है गवर्नमेंट का जो फ्री का माल है, गवर्नमेंट को मिलेगा। और गवर्नमेंट को ना तो असेट देने पड़ेंगे, यानी ना तो असेट में कमी होगी, ना ही लायबिलिटी बढ़ेगी गवर्नमेंट की। तो ये फ्री का माल है। इसके अलावा कुछ ऐसी रिसीट्स हैं जो गवर्नमेंट को मिलती है, और वो भी रेवेन्यू रिसीट्स है, बट वो टैक्स नहीं है। उनको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन टैक्स रिसीट्स। उसमें कौन कौन सी चीजें आ गई, तो उसके अंदर सबसे पहला आता है फीस। जितनी भी फीस आपकी लगती है, आप कोई भी सरकारी दफ्तर में कुछ बनवाने जाते हो, काम करने जाते हो, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरते हो, तो उसके अंदर एक फीस होती है। जो फीस गवर्नमेंट की रिसीट होती है, और वो रेवेन्यू रिसीट के अंदर आती है, क्योंकि उससे ना तो गवर्नमेंट के असेट कम होते हैं, ना ही लायबिलिटी बढ़ती है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में जितने भी आपके फाइन्स और पेनल्टीज होती हैं, रोड पे बाइक लेके निकल जाते हैं बच्चे, है ना, छोटी उम्र है निकल गए, वैसे तो जाना नहीं चाहिए, माँ बाप को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, कई बच्चे निकल जाते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं विदाउट लाइसेंस भी ड्राइविंग करते हैं, रास्ते में क्या होता है, फिर उनको पकड़ लिया जाता है, फिर उनसे पैसा वसूला जाता है ना। तो जितने भी चालान्स वगैरह करते हैं, आपकी जितने पेनल्टीज होती है, फाइन्स होती है, वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। और उससे ना तो गवर्नमेंट के कर्जे बढ़ते हैं, ना लायबिलिटी बढ़ती है, और ना ही असेट कम होते हैं। तो इसीलिए वो भी रेवेन्यू रिसीट्स है बेटा। इसके बाद क्या लिखा, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन लोन्स। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है, अब गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट उस पे ब्याज भी लेगी, इंटरेस्ट भी लेगी। अब जैसे ही गवर्नमेंट को उस पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो पैसा तो मिल गया, बट क्या उसके असेट कम हो जाएंगे? नहीं भैया, अभी भी उसको उतना ही पैसा देना है, प्रिंसिपल अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट ही मिला है। तो ये क्या है, जो ब्याज मिल रहा है लोन के ऊपर, ये फ्री का पैसा है, रेवेन्यू रिसीट्स है, क्योंकि ना तो इससे असेट कम होंगे, ना लायबिलिटी बढ़ेगी हमारी, ठीक है सर। अब क्या है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम PSUs। PSUs का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मतलब क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट की कंपनियां होती हैं जो कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करती है, और उन कंपनियों से जो भी प्रॉफिट या गवर्नमेंट को डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट का शेयर मिलता है, वो सारा रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। क्यों है रेवेन्यू रिसीट? सेम कहानी, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट के एसेट कम होंगे, ना लायबिलिटी बढ़ेगी। स्पेशल असेसमेंट या सर्विस चार्जेस। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है मेरे बच्चे, जब भी गवर्नमेंट कहीं से एक स्पेशल प्रोजेक्ट निकालती है, लेट्स से मेट्रो निकाल दी, हाईवे निकाल दिया, बड़ी सड़क निकाल दी, ठीक है, कहीं भी जब डेवलपमेंट होता है अच्छा खासा, तो आसपास की जमीनों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट उन लोगों को मिलता है जो उस एरिया में रह रहे हैं। इससे क्या होता है, आसपास के लोगों के मुकाबले उन लोगों का जो डेवलपमेंट के आसपास रह रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाता है, उनकी वेल्थ हाई हो जाती है, क्योंकि एकदम से उनकी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया। तो इसीलिए उस इक्वालिटी को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट उस एरिया के, डेवलपमेंट एरिया के सभी लोगों से एक स्पेशल असेसमेंट या सर्विस चार्ज वसूलती है बच्चे, जो रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है। इसको स्पेशल असेसमेंट बोला जाता है, और इससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है, ना ही असेट कम होते हैं, इसीलिए ये एक रेवेन्यू रिसीट्स है। तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा,
और आपको है ना कुछ है ना ऐसे रिसीट्स के नाम बता देगा और बोलेगा आपने क्लासिफाई करना है कि वो कैपिटल रिसीट है या फिर वो क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है। तो आपने सिंपल सा देखना है सर, ये दोनों चीजें, इन दोनों में से कुछ भी एक हो रहा है तो यानी कैपिटल रिसीट है, अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो रेवेन्यू रिसीट है। दोनों में से कुछ नहीं होगा, रेवेन्यू रिसीट, दोनों में से कुछ भी हुआ तो फिर ये कैपिटल रिसीट है। और रीजन क्या देना है, रीजन देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर वो बोलेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गई तो डिसइन्वेस्टमेंट बताओ कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है, तो हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट है। रीजन क्या होगा, तो डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होगा बच्चे, हमारे असेट्स कम हो जाएंगे, तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये फिक्स असेट का फिक्स असेट जो है इससे कम हो जाएंगे, इसीलिए जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल रिसीट का पार्ट हो जाएगा। आपको मजे की बात एक बता देता हूँ, शुरू में क्या बोला था, आपके लिए एक गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है मैं समझाता हूँ। ये जो आज पढ़ा रहा हूं ना पूरा चैप्टर अभी के अभी खत्म करेंगे सिंगल वीडियो के अंदर, और इसके एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बिल्कुल शॉर्ट, मैंने क्या बोला बहुत लंबे हाई डेफिनेशन वाले नोट्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल 4 पेजेस के नोट्स जो आपको सिर्फ देखने और पूरा चैप्टर मेमोराइज करना है। की पॉइंट्स बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक है उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहां पर आपको इसके नोट्स 4 पेजेस में मैंने की पॉइंट्स बना के डाले हुए कंप्लीट चैप्टर के, वो अपने पास में जरूर रखने हैं, बस आपने देखने और पूरा चैप्टर मेमोराइज हो जाएगा आपको। साथ ही में एक और एडवांटेज है, वो जो 4 पेजेस के नोट्स हैं वो केवल 4 पेजेस में नोट्स नहीं है, चौथा पेज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर डाले हुए हैं जो रिलेटेड है गवर्नमेंट बजट चैप्टर से, यानी इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर डाले हैं। जाओ चेकआउट करो, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करो, वहां पे टेलीग्राम चैनल पे हमने सब कुछ पोस्ट किया हुआ है, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पढ़ा रहे हैं आपको इसकी पीपीटी कंप्लीट मिल जाएगी, प्लस मैं इस चैप्टर के नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ, रटने वाले बड़े नहीं है, की पॉइंट्स बना के 4 पेज के, प्लस में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड 2026 के क्वेश्चन डाले हुए, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है भैया, हम बढ़ेंगे आगे। हमें समझ में आ गया सर कैपिटल रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है। कोई डाउट है तो भाग के नीचे कमेंट में जाओ, वहां पर आपका वेट कर रहे हैं, पूछो, हम अवेलेबल हैं आपके लिए और बताएंगे आपको। अगर आपके डाउट हैं तो कुछ भी सॉल्व करा के देंगे। अगला हमारे पास में आता है बेटा बजट एक्सपेंडिचर। अब ये क्या सीन है सर, हमारे को अभी क्या सीखा हमने, बजट 2 ही चीजें आती हैं, एक तो एक्सपेंडिचर आएगा और एक आएगी बेटा रिसीट्स। रिसीट्स कौन कौन सी होती है, कितनी होती है, अभी पढ़ के आ गए। अब किस पे आ गए, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। किसकी बात हो रही है मेरे बच्चे, खर्चों की बात हो रही है, यानी खर्चे कितने होते हैं गवर्नमेंट के और कौन कौन से होते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही सीन है बच्चे, जैसे वहां पे 2 तरीके की रिसीट होती थी, यहाँ पे 2 तरीके के खर्चे होते हैं। तो कौन कौन से खर्चे होते हैं यहाँ पर बच्चों, आ जाओ। यहाँ पर होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर, जब मैं कोई खर्चा करता हूं तो खर्चा किस पे करूंगा, अगर मैंने खर्चा किया तो या तो मेरा कोई सामान मुझे मिल जाएगा, मेरे असेट बढ़ जाएंगे। भैया मार्केट में आप जाते हो, कुछ भी खर्चा करते हो तो सामान मिलता है ना, बर्गर भी खरीदने गए तो पेमेंट किया आपने, खर्चा किया, बदले में बर्गर मिल गया, सामान बढ़ गया आपके पास में। तो जब मैं खर्चा करूंगा तो या तो मेरे असेट्स बढ़ जाएंगे या फिर मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। मेरी बात समझो, जब मैंने खर्चा किया तो यानी किसी सामान पे किया होगा मार्केट में, इससे मेरे असेट बढ़ जाएंगे, या फिर मैंने अपना कर्जा चुकाया होगा तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, है कि नहीं। अगर मैं खर्चा करूंगा तो या तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि मैंने कर्जा चुका दिया, या फिर मार्केट में खर्चा करूंगा तो मेरा कोई ना कोई असेट बढ़ जाएगा। तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज होती है तो उसको बेटा क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। मैंने क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच इधर इंक्रीज इट्स असेट और रिड्यूस इट्स लायबिलिटी। इन दोनों में से कोई भी एक चीज, इधर और का केस है, दोनों में से कोई एक भी चीज होती है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बनवा देती है, पुल बनवा देती है, स्कूल्स बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है और कोई भी डेवलपमेंट करती है तो वो गवर्नमेंट के असेट बिल्ड हो जाते हैं। आपने देखा है कई बार दंगा फसाद होता है, न्यूज में क्या आता है, इन्होंने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। बेटा जितनी स्कूल्स हैं, जितने बसेस हैं, जितने फ्लाईओवर्स हैं, जितने हाईवेज हैं, मतलब ये क्या है, गवर्नमेंट के असेट्स हैं, गवर्नमेंट इनको संपत्ति मानती है, सरकारी संपत्ति है। और जब भी गवर्नमेंट इनके ऊपर खर्चा करती है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, क्योंकि खर्चा तो हो गया बट गवर्नमेंट के असेट बन गए उससे। समझ में आ रहा है, तो ये क्या है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। साथ में क्या बोला, बाइंग मशीनरी और इक्विपमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, मशीन खरीद रही है, तो भैया खर्चा हो गया बट मशीन तो आ गई ना, असेट बढ़ गए, और असेट बढ़ गए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन, अब गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया हुआ था, अब गवर्नमेंट ने पैसा चुका दिया उनको, जब पैसा चुका दिया तो असेट तो नहीं बढ़ेंगे गवर्नमेंट के, बट क्या होगा, लेबिलिटी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी लेबिलिटी। तो ऐसी कंडीशन में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, दोनों में से कुछ भी होता है। तो आगे क्या बोला, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज, अभी डिसइन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था, वहां से रिसीट मिल रहा था, कैपिटल नेचर का था, ये इन्वेस्टमेंट है, अपोजिट हो गया। अब गवर्नमेंट खरीद रही है, तो जब खरीदेगी फिक्स असेट को, तो ऐसी कंडीशन में असेट बढ़ जाएंगे, और एसेट बढ़ जाएंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरी साइड अगर हम लोग देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर दोबारा बता देता हूँ सर। फ्री का, मैंने क्या बोला, अगर रिसीट होगी तो फ्री का माल है, और अगर एक्सपेंडिचर होगा तो फ्री में गया, गवा दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये वो खर्चा है जिससे ना तो गवर्नमेंट को असेट बढ़ने वाले, ना तो गवर्नमेंट के असेट बढ़ने वाले, और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होगी, यानी कुछ फायदा नहीं होगा गवर्नमेंट को, बस पे करना है गवर्नमेंट को। सर ऐसा भी होता है गवर्नमेंट फ्री में पैसा भी बांटती है, हाँ जी बांटती है गवर्नमेंट, जिससे ना तो गवर्नमेंट को असेट मिल रहे हैं और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो रही है। सर कौन से हो सकते हैं, आ जाओ। सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी जाती है वो रेवेन्यू नेचर होती है बेटा, उनसे काम करा के पैसा दे दिया, बट असेट नहीं बढ़े गवर्नमेंट के, ना ही लायबिलिटी कम हुई है। पेंशंस, जितनी भी पेंशंस होती हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो, स्कॉलरशिप पेंशन हो, जो तो आपकी स्कूल्स में मिलती है, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है आपको, सालाना कुछ ना कुछ गवर्नमेंट स्कूल में देते हैं, उसके बदले में क्या वो आपको असेट मान रहे हैं? नहीं, क्या आप कर्जा चुका दिया गवर्नमेंट को, कर्जा थोड़ी देर खाता आपने। तो ऐसी कंडीशन में वो सारा क्या बच्चे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इससे ना तो गवर्नमेंट के असेट बढ़ेंगे और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम होंगी। ऐसे ही इंटरेस्ट पेमेंट, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रही थी तो रेवेन्यू रिसीट थी, आप करो, मैंने अभी समझाया था, आप बोलोगे तो मैं दोबारा दिखा देता हूं। अगर हमें इंटरेस्ट मिल रही थी, यहां देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, तो अगर इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। सेम ऐसे ही सब्सिडरी फॉर फार्मर्स, जितने भी किसान होते हैं उनको जो भी सब्सिडरी आर्थिक सहायता वगैरह दी जाती है, उससे भी ना तो गवर्नमेंट के एसेट बढ़ते हैं ना लायबिलिटी कम होती है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं देश को चलाने के लिए, वो सारे भी क्या है मेरे बच्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। गवर्नमेंट बजट में दो ही चीजें होती है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स, और मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। सर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को दो दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, कैपिटल नेचर का और रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल में इधर और का केस होगा, दोनों में से कोई एक चीज, और रेवेन्यू में नाइदर नॉर का केस होगा, यानी दोनों में से कोई भी चीज नहीं होगी। अब इतनी बात समझ में आ गई, पूरे बजट के अंदर दो चीजें हैं, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स। अब इनको क्या होता है, जो पूरा जो बजट होता है ना मेरे बच्चे, पूरे बजट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। किस किस में डिवाइड किया जाता है मैं आपको समझा देता हूँ। जितना भी आपका पूरा बजट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, और इसको बोला जाएगा बच्चे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आने के चांसेस होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो बेसिकली मेनली गवर्नमेंट बजट के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, रेवेन्यू बजट और बेटा कैपिटल बजट। सॉरी यहाँ पर हो गया, अच्छा उल्टा लिख दिया, दोनों जगह सेम लिख दिया, एक जगह काट के लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हटाते हैं इसको, बेटा कैपिटल लिख देते हैं। पीपीटी में प्रॉब्लम हो गई है, पीपीटी बनाने वाले से थोड़ी सी गलती हो गई है। तो एक है बेटा हमारे पास में कैपिटल बजट और एक है रेवेन्यू बजट। अब ये कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं। मैंने क्या बोला, कैपिटल बजट है, ये कैपिटल बजट की बात हो रही है। इसके अंदर क्या आएगा मेरे बच्चे, कैपिटल नेचर के क्या आएगा, कैपिटल रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स। अगर कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इन दोनों से क्या बनेगा मेरे बच्चे, कैपिटल बजट। और अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो इन दोनों से मिलके क्या बनेगा बच्चे, रेवेन्यू बजट बनता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज मीन बाय कैपिटल बजट, तो आप क्या बोलेंगे, कैपिटल बजट इंक्लूड्स कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि कैपिटल बजट इंक्लूड्स estimated capital receipts and estimated capital expenditure of the government related to the next financial year। अब वही डेफिनेशन मैंने उठा ली जो फर्स्टली आपको गवर्नमेंट बजट की बताई थी। तो लिखने का अपना तरीका है, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया हुआ है कि इकोनॉमिक्स में अगर आप बैठे हैं ना बच्चों, इकोनॉमिक्स जो है वो शब्दों का गेम है। कई बच्चे बोलते हैं हमारे इसीलिए मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि टीचर बोलता है बुक की लैंग्वेज लिख के आओ। अरे भैया बुक की कौन सी लैंग्वेज होती है, बुक चाइनीज में थोड़ी है, कोरियन में थोड़ी लिखी हुई है जो आपको समझ नहीं आ रही। बुक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। अगर आप अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान, अपनी
चीजें ट्रांसफर कर पा रहे हो, डिलीवर कर पा रहे हो अपने एग्जामिनर के पास में जो चेकर बैठा हुआ है कॉपी चेकिंग करने के लिए, तो फिर आपकी वो लैंग्वेज सिद्ध हो गई है, वो आपका सक्सेसफुली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और उसको नंबर देने पड़ेंगे। अगर आपने लिखा ही गलत है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, तो फिर आप किसी भी लैंग्वेज में लिख के आओ तो वो गलत ही है। तो इकोनॉमिक्स कंप्लीटली शब्दों का गेम है, बस आप कैसे भी लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ज्यादा नंबर का थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, कम नंबर का कम, वो आपको शब्द घुमाने पड़ेंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट्स का मतलब क्या हो गया सर? रेवेन्यू बजट refers to the budget that includes estimated revenue receipts and estimated revenue expenditure of the government related to the next financial year। तो अगर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करेगा तो रेवेन्यू बजट कहलाएगा, और अगर कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करेगा तो कैपिटल बजट कहलाएगा। बस ये दोनों को डिवाइड कर दिया है। बजट का मतलब यही होता है, ये चारों चीजें बजट में आती हैं, बट इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो कैपिटल वाले एक्सपेंडिचर रिसीट अलग और रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर रिसीट अलग। इसको रेवेन्यू बजट बोलते हैं, इसको कैपिटल बजट बोलते हैं। बस इतना सा है, कोई दूसरी डेफिनेशन इसकी नहीं है बच्चे, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बढ़े हम लोग अपनी वीडियो की तरफ, तो अगला हमारे पास आता है मेरे बच्चे टाइप ऑफ बजट। अब ये टाइप ऑफ बजट का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। बजट के अंदर दो ही चीजें आती है, मैंने शुरू में ही समझाया, जब पहले पेज की पीपीटी पे थे मैंने डेफिनेशन बताई, दो ही चीजों पर फोकस किया सर, एक रिसीट्स और एक एक्सपेंडिचर। रिसीट्स मतलब इनकम है ना, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा हो गया सर, ठीक है। तो जब हम लोग बजट बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा हो सकता है, ये तीन सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि तीनों होंगी, तीनों में से कोई भी सिचुएशन कभी भी बन सकती है। क्या हो सकता है कि हमने जो बजट मेंटेन किया, जो बनाया, उसके अंदर जो इनकम है वो हमारे होने वाले एक्सपेंडिचर के बराबर हो, क्योंकि बजट हमने बनाया है। वो बनाया जाता है बेटा फ्यूचर की जो आने वाला साल है उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए बनाया जाता है। तो हो सकता है जो बजट हमने बनाया उसके अंदर जो एस्टिमेटेड इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है वो दोनों बराबर हों। क्या हो? बराबर हों। या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो बजट है उसमें हमारी इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो। देखो कि तो अगर मैंने इनकम को ज्यादा दिखाया हुआ, ये भी पॉसिबल है सर। या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो बजट हमने बनाया है उसमें हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से कम हो। हमारी यहाँ पे इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यहाँ पे इनकम ज्यादा थी, एक्सपेंडिचर कम था, और यहाँ पे दोनों बराबर थे। तो ये तीन क्या है, टाइप्स नहीं बोल सकते, इनको सिचुएशन बोल सकते हैं। बट क्योंकि हमारे पे क्वेश्चन आएगा तो उसकी लैंग्वेज है ये पूछने की, वो टाइप्स ही पूछेगा आपसे। तो तीन सिनेरियो या सिचुएशंस है जो बजट में हो सकती है। या तो इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो सकता है, तो ऐसे में इस बजट को क्या बोलेंगे बच्चे? बैलेंस्ड बजट। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड बजट। जब बजट इनकम बजट एक्सपेंडिचर के बराबर होगी तो इसको बैलेंस्ड बजट बोला जाएगा। बट अगर हमारी इनकम ज्यादा हो जाती है एक्सपेंडिचर से, तो ऐसे बजट को हम लोग सरप्लस बजट बोलते हैं मेरे बच्चे। सरप्लस का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा। सरप्लस का मतलब ही होता है फायदा या फिर बोलो एक्स्ट्रा। जब हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, क्या बोलेंगे? सरप्लस बजट इज अ सिचुएशन व्हेन estimated income of the government exceed estimated expenditure of the government। जब भी इनकम एक्सीड कर जाएगी एक्सपेंडिचर को तो उसको सरप्लस बजट बोला जाएगा। बट अगर ऐसा होता है कि इनकम कम रह जाती है एक्सपेंडिचर से, तो ऐसे केस को बेटा डेफिसिट बजट बोला जाता है। डेफिसिट का मतलब होता है मेरे बच्चे लॉस, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं घाटा। तो अगर हमारी इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है तो घाटा हो जाएगा, इसको घाटे का बजट बोला जाएगा। और अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस हो जाएगा, और सरप्लस को मेरे बच्चे इसको फायदे का बजट बोला जाता है, या फिर इसको अधिक्य का बजट भी बोला जाता है हिंदी में। और ये बैलेंस्ड बजट होता है जिसको हिंदी में संतुलित बजट बोला जाता है। अगर हिंदी वाला बच्चा अभी देख रहा है तो उसको बता दें कि बैलेंस्ड बजट को हिंदी में संतुलित बजट बोला जाता है जब इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं। अगर इनकम ज्यादा होगी तो सरप्लस माना जाएगा और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो डेफिसिट माना जाएगा। इतनी बात अगर समझ में आ गई है, बजट चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक चीज है हमारे एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं, वो है मेरे बच्चे डेफिसिट यानी घाटा। बजट डेफिसिट की अगर हम लोग बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है। जब हमारी इनकम कम रह जाती है एक्सपेंडिचर से तो उस सिचुएशन को बजट डेफिसिट बोला जाता है। और ये जो डेफिसिट होते हैं, बजट घाटा जो होते हैं, ये मेरे बच्चे तीन टाइप के होते हैं। तीन तरीके के नुकसान यानी घाटे हो सकते हैं।
ये तीनों तरीके के जो डेफिसिट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिखाने वाली चीज नहीं थी तो हमने इसको इंक्लूड किया है किसमें, वही 4 पेजेस के जो एग्जाम ओरिएंटेड 2026 के लिए स्पेशली की पॉइंट्स वाले नोट्स बना रखे हैं, उसमें तीनों डेफिसिट को डाला है। एग्जाम में आने के चांसेस है, जाओ चेकआउट करो, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। चैनल को फॉलो नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे। और 18 तारीख को एग्जाम है, आ रहा है, चिपके रहना चैनल से, कभी भी वीडियो आ सकती है और जो भी वीडियो आएगी ना आपके नंबर दिला के जाएगी, इस बात की गारंटी देता हूँ। तो लगभग आपके पास में 10 दिन बचे हुए हैं, ये 10 दिन बस आपने क्या करना है, हमारा साथ नहीं छोड़ना है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।